नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जो सुनवाई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है। हालांकि आज हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अब इसकी सुनवाई को आगामी 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। गौरतलब यह भी है कि यह पूरा मामला ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण चाहता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के एक आदेश से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगामी 28 नवंबर तक, माफ कीजिएगा 30 नवंबर तक फैसले पर रोक लगा रखी थी। अब 28 नवंबर को फैसला सामने आएगा कि आखिरकार इसको यथावत रखा जाए या फिर फैसला जो सामने आया था उस पर कुछ चेंजेस हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई और 20 मई का ऑर्डर पारित किया था, जिससे शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया था, वो सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स। साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का, कि जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका यहाँ पे दायर की है ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही साथ जो कमीशन के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट, उस याचिका पे हमें जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। देखिए, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आज जो इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का, वो 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था। इसलिए ये इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड होना बहुत जरूरी था, इसलिए बहुत बड़ी राहत है। 20 मई 2020 का उसको एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो एरिया है उस एरिया को संरक्षित रखा जाए, और सारे पक्षकारों को कहा गया है कि आपका जो पिटीशन डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहा है वाराणसी के, उनको एक साथ एक कोर्ट में कंसोलिडेट करने के लिए जिला जज को आप आवेदन दे सकते हैं। यह स्वतंत्रता सारे पक्षकारों को दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हमारे साथ में। धर्मेंद्र, आज पूरे मामले को लेकर के प्रयागराज हाईकोर्ट और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और दोनों जगहों पर राहत की सांस कुछ हद तक है। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी कुछ विशेष कहा नहीं गया है। देखिए पूजा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वाराणसी की जिला कोर्ट में तीनों जगह ताबड़तोड़ सुनवाई हुई है, और मामले में जैसे वाराणसी कोर्ट की बात की जाए, आज जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर की बात की है, ज्ञानवापी में जो शेष अवशेष हैं उसको हटाकर सर्वे कराने की बात की गई है, और सर्वे पे लगातार बहस चली है, तो कोर्ट ने उसकी पूरी सुनवाई दोनों पक्षों की है। वहीं दूसरी अगर पक्ष की बात की जाए तो दूसरे पक्ष ने यह हवाला दिया है कि एक बार सर्वे होने के बाद दूसरी बार जरूरत नहीं है ऐसी कोई। तो जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना है और उन्होंने 5 दिसंबर की तारीख तय की है। चूंकि हिंदू पक्ष ने लगातार वजू खाने की जो पश्चिमी दीवार है उसको हटाकर लेकर सुनवाई की है, पश्चिमी दीवार पर लगातार बहस की है कि पश्चिमी दीवार हटाई जाए और उसके नीचे जो मलबे हैं और शेष हैं उसको हटाकर पूरा सर्वे हो, ताकि जो तथ्य है आलमगीरी मस्जिद की जो बात हो रही है और आदि विश्वेश्वर भगवान की बात हो रही है, वो चीजें तथ्य जब क्लियर हो जाएंगे तब आगे। विष्णु जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील है। विष्णु जैन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार सर, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर आज सुनवाई हुई है, दोनों जगहों पर राहत तो मिली है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक तो आना देखने की बात है कि कब तक आएगा। नहीं, बिल्कुल अंतिम फैसला तो तभी आएगा जब तक जो सिविल सूट है वो फाइनल, जब एविडेंस दोनों पार्टीज लीड कर देंगी और उसके बाद फाइनल जब अपना अंतरिम चरण पे पहुंच के उस पर जब जस्टिस जज साहब अपना फैसला पास करेंगे तब वही फाइनल ऑर्डर होगा। उसके बीच में जो और लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, जो केस प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बैठाने का काम है, उन मुद्दों पे इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्योंकि शुरुआत से अभी तक आप लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं विष्णु जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरा मसला किस दिशा में जा रहा है? देखिए, सारा मसला एक लीगल सोल्यूशन की दिशा में जा रहा है। अगर एक पक्ष ये कहता है कि वो शिवलिंग है और दूसरा पक्ष ये कहता है वो फाउंटेन है, एक पक्ष ये कहता है कि ये मस्जिद है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये मंदिर है, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ से डिसाइड हो। और कोर्ट ऑफ लॉ में चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक फोरम में सारी बात एजिटेट की जा रही है और दोनों पक्ष अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने लीगल ऑप्शंस को टटोल रहे हैं और उसके लिए आगे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसका लीगल सोल्यूशन निकले, जिसके लिए दोनों पक्ष आगे अपना काम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। तो विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जैन, इनको आप अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए भी सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है उस पर इन्होंने भी राहत की सांस ली है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मसला, पूरा मामला अब जो है वो हल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका कुछ ना कुछ कानूनी सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े रहे। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 के तहत भारत सरकार अंतर्देशीय जल मार्गों को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर आज सीएम योगी सर्बानंद सोनोवाल ने 7 सामुदायिक घाटों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 8 घाटों के विकास के लिए आधारशिला भी रखी है। इसके साथ सर्बानंद सोनोवाल ने माफ कीजिएगा, कहा कि सरकार काशी को उन्नत नगरी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक नगरी को सबसे उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमॉरन जलयान मिलने जा रहा है। वाराणसी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान और 4 इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड जलयान मिलेंगे। जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया है। उसके बाद सीएम योगी ने त्र्यंबकेश्वर भवन में सतुआ बाबा के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, उन्हें नमन किया। अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जो षष्ठम यमुनाचार्य सतुआ बाबा के रूप में यहाँ पर संबोधित किए जाते थे, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। ऐसे में प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए निर्धारित जगहों पर पहुंच रहे हैं, नामांकन पत्र को कलेक्ट कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और मैनपुरी जिला अध्यक्ष आलोक शाह के नामांकन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवेदन पत्र खरीदने पहुंचे थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से सपा का गढ़ और नेताजी की धरती बोली जाती है, उसी तरीके से समाजवादी का परचम इस बार भी लहराएगा। आज 4 सेटों में माननीय डिंपल यादव जी का हम लोग पर्चा लेने आए हैं और ले लिया और चुनाव चालू है। माननीय नेताजी की ये कर्म भूमि रही है,
माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा है और माननीय तेज प्रताप जी के निर्देशों में हम लोगों ने काम किया है। और आप लोगों को मालूम है कि इस जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, सड़कें हों, पुल हों, पुलियाँ हों, मूलभूत समस्याओं से समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका चोपड़ा के बयान की खबर को ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रहे हैं। छपी खबर के मुताबिक फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा बता रही हैं कि यूपी में महिलाओं को खतरा है। 7 बजे के बाद निकलने पर लड़कियों को डर लगता है। तो यही प्रियंका चोपड़ा का बयान है जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए खलबली मचा दी है। को खतरा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रहे हैं। यूपी में फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा बता रही हैं कि महिलाओं को खतरा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह बनारस का रुख किया और पीयूष गोयल ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए आशीर्वाद भी लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की भव्य और दिव्य काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ और श्री काल भैरव की आराधना करने और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। बाबा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की है। जिसके बाद वो बीएचयू में आयोजित इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बात बदायूं की है, जहां पर जिला अस्पताल में मरीज बच्चों के वार्ड वार इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगाया है। आपको बता दें कि यह वीडियो 3 या 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, लेकिन अभी तक सीएमओ ने मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। लखीमपुर खीरी में हुए किसान कांड मामले पर किसानों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। इसी को लेकर नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में बैठक की। इस दौरान काफी तादाद में किसान बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही बैठक में किसानों ने रणनीति बनाते हुए मामले में 26 नवंबर को राज्यपाल को ज्ञापन देने को लेकर सहमति जताई है। देखिए, योजना जो हमारी पहले थी, जो दिल्ली में हमारी पहले मांगी थी, वो मांगी सरकार ने मानी नहीं। लखीमपुर की जो घटना हुई उस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया। जो हमारे निर्दोष किसान जेल में उनको नहीं छोड़ा गया और जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था, जो चोटिल लोग हैं और जो वहाँ पे एक्सपायर हुए, एक पत्रकार भाई भी हमारा था, उनको अभी तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया गया और अन्य कई मुद्दे हैं। उस पर हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्रीय कमेटी है, आगे भी अभी बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों में चर्चा होगी। लेकिन 26 तारीख को जो कार्यक्रम लखनऊ में होगा, एक भव्य कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।